जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय मेजर जनरल सुधाकर जी का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम दिया। नमस्कार जी, हरिमोहन जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 2-3 दिन पहले मैं आपसे ही जानना चाहता था। 2-3 दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि चाइना ने लद्दाख के अंदर 2 काउंटीज डिक्लेयर कर दी। अब हालांकि वो काउंटीज अपने एरिया में डिक्लेयर की हैं, उनका इंडियन टेरिटरी या इंडियन साइड ऑफ लद्दाख से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक टेरिटरी हम भी क्लेम करते हैं, तो ऐसे में इंडिया ने अपोज किया है और स्ट्रॉन्ग अपोज किया है। हालांकि मीडिया में एक ओपिनियन जो अपोजिशन की तरफ से बनाया जा रहा है वो ये कि इंडियन टेरिटरी को चाइना ने अपनी काउंटी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जहां तक मुझे उनकी बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो चाइना के कब्जे में अक्साई चीन है, जिसमें हमारा दावा है, वहां उसने वो कुछ काउंटीज वगैरह डिक्लेयर की। अब इसका दूसरा पार्ट है सर, कुछ दिन पहले खबर ये भी आ रही थी कि चाइना ने भूटान के बॉर्डर पे 26 विलेजेस इस्टेब्लिश कर दिए, बसा दिए। अब ऐसे में विलेजेस बसाना, अब हम डिसएंगेजमेंट की बात कर चुके हैं, हालांकि वो डी एस्केलेशन जो है वो नहीं हुआ, और डी मिलिटराइजेशन तो बिल्कुल भी हम भूल के भी बात कर सकते हैं उसकी भी। लेकिन एक तरफ चाइना ने फिर भी एक थोड़े टाइम के लिए ही सही हाथ मिलाया है। उसे हम हाथ मिलाना समझे या ये कहें कि ठीक है अभी लड़ेंगे नहीं, दो दुश्मन हैं लेकिन लड़ेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आया। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है सर, ये असलियत में हमारी सरकार कोई गलती कर रही है चाइना को हैंडल करने में, या चाइना के साथ कैसा भी बिहेव करो वो उसका नेचुरल बिहेवियर, और हमारी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है इस चीज को समझ के आगे बढ़ाने में? सर। हरिमोहन जी, दोबारा तहे दिल से आपको धन्यवाद। नमस्कार, हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब मैं चंद एक हिस्सों में मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का जो उत्तर की तरफ बॉर्डर है, ये कभी चाइना के साथ नहीं होता था। ये होता था तुर्किस्तान, जिनजियांग प्रोविंस जिसको नाम दे रखे हैं, वो ईस्ट तुर्किस्तान होता था, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के उत्तर की तरफ वो स्टेट होता था ईस्ट तुर्किस्तान। और ये चाइना का कभी ये हिस्सा नहीं होता था। उन्होंने जोर जबरदस्ती पीआरसी रेज होने के बाद उसको कैप्चर किए हैं और एनेक्स किए हैं, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि हमारा बॉर्डर चाइना के साथ पूर्व की तरह और इस इलाका के पूर्व की तरह जाते हैं, ये भी चाइना के साथ नहीं होता था, तिब्बत के साथ होता था। ये एक पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने तिब्बत को इसी तरह एनेक्स किया पीआरसी रेज होने के बाद 1950-51 में, और जोर जबरदस्ती बॉर्डर शिफ्ट किया। 1954 के बाद उनकी जो डिप्लॉयमेंट था वो सीधा बॉर्डर पे आ गया, और हमारा जो पोस्ट ऑफिस, कॉन्सुलेट जनरल था, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी की जो एम्पायर में जो हमारे टोलिये थे, ये 3 जगह होते थे, शिगात्से, यारतुंग और गार्दोक। गार्दोक था जिनजियांग प्रोविंस की तरफ, शिगात्से था सेंट्रल बीच पे, ये सिक्किम के आसपास ऊपर की तरफ, या यारतुंग होता था ये चिमी वैली के पास। 3 जगह होते थे। तो ये 3 जगहों में वहां से हमने पुल बैक किया था 1954 में, जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ये इसके साथ में और हमने कुछ टेरिटरी से पुल बैक किया था। हाँ, जो ब्रिटिश इंडिया, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एम्पायर था, उसका वो पहली गलती रही। और 1954 में जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद तो है ना, हमारे ये टोलिये थे, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह तब तक थे। बाय द वे, सो मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, माउंट कैलाश के नीचे एक एनक्लेव होता था, उसको बोलते थे क्या, मिनसर एनक्लेव का, काशगर का जो कॉन्सुलेट जनरल का एक छोटा टोली भी वहां होता था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है पिलग्रिमेज के लिए जाते थे वहां टच कर। तो काफी कुछ है वो डिस्कस करने से। काशगर भी पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। काशगर का टोली, जो कॉन्सुलेट जनरल का जो हेडक्वार्टर है काशगर में होता था,
तो वहां का एक टोली, छोटा टोली आके मानसरोवर के नीचे मिंसर एन्क्लेव के पास वो अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है, डिप्लोमेटिक पास, वो जो भी चेक करते हैं वो करते थे। बहुत कुछ है। अभी मैं चैप्टर खोल दूंगा, फिर सब्जेक्ट से फिर डाइवर्ट कर लेंगे। एनीवे, मैं तीसरा चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो पहली बार मैप पब्लिश करके हमने सर्कुलेट किया था वो था 1954 में। 1954 के मुताबिक हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर का जो उत्तर पूर्व की तरह क्राउन बनता है, एक शेप है, ऐसा लूप करके एक नीचे आगे, जो नीचे वाला हिस्सा है सेंटर में काराकोरम पास है, और इसको ऊपर की तरफ जो जाता है ये हरा और संतरा रंग का कलर का लाइन है। ये बॉर्डर जो हमने पब्लिश तक कर दिया। और ये भी बता देता हूं कि चाइना में 1917 से लेके 1934 तक 17 साल, 17 ईयर्स, 17 साल तक चाइना का पोस्टल स्टैम्प जो होता था, ये इलाका जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाते रहे, ठीक है कि नहीं, वो दिखाते रहे। तो हिंदुस्तान कोई गलत काम नहीं किया 1954 के बाद। लेकिन मैप तो आपने बना दिए, ये मैपों को मुताबिक जहां पे आपका लाइन जाती है उस लाइन तक अगर फोर्स को नहीं बिठाओगे तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। मैप तो बना दिए लेकिन फोर्स कभी गई नहीं उस तरफ। अच्छा, अभी समझने की कोशिश करिए, जो लाइन है जो भारत क्लेम कर रहा है, एक पहाड़ी का नाम है कुल्लुल माउंटेन, KULNUL, कुल्लुल माउंटेन। या ऐसा ही लूप बना के फिर अंदर आता है। अंदर आके दो जगह हैं जो डिमार्केट हो रखा है आज के दिन में, जो चाइनीज और इंडियंस मानते हैं। वो है काराकोरम पास, बीचों बीच में एक लोहे का पिन है, गाड़ा गया है जमीन पे, और पिन के साथ जानवरों का सर है, हड्डी है, इंसानों का भी सर है। तो ये सारे बांधा गया है, बांध के उधर ही एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क के ऊपर छोड़ा गया है, जिसको चाइना और हिंदुस्तान मानते हैं। दूसरा पॉइंट है पेंगोंगसो लेक। पेंगोंगसो लेक के ऊपर यहाँ पे जिस पॉइंट से हम कह रहे हैं कि फिंगर 8 लाइन आता है पेंगोंगसो लेक पार कर, वो बोलते नहीं फिंगर 4 के ऊपर से आता है, यानी कि 100, 200, 300 स्क्वायर किलोमीटर खाना चाहते हैं अपने तरफ। ये है डिस्प्यूट। लेकिन पॉइंट है, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं, ये दो डिमार्केटेड पॉइंट है जहां तक डिफाइंड है, एक्सेप्टेड है। इसके बीच वाला काराकोरम पास से लेके ये फिंगर 8 के ऊपर जो पॉइंट है, बीच वाला जो इलाका है, ये इलाका ना डिलिनेटेड क्या मतलब होता है, मैप के ऊपर जब कोई आप बाउंड्री को मार्क करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस को डिलिनेशन। और यही डिलिनेशन को कोरिलेट करके कॉम्पस बियरिंग लेके जब जमीन पे जाते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री मार्क किया जाता है उसको बोलते हैं डिमार्केशन। ये दो पहलू हैं जो समझना जरूरी है। ये दोनों चीज ये एरिया हुआ नहीं है, समझ में आ गया ये। उसके बाद जब आप पेंगोंगसो पार करके आते हैं, पेंगोंगसो का 2/3 जो है चाइना की तरफ है, 1/3 हमारे तरफ है। तो पेंगोंगसो के उस तरफ दक्षिण की तरफ एक हाइट है, पहाड़ी है, याद ज्यादा नहीं, 2472 है, ऐसा कुछ एक पहाड़ी का हाइट है, मीटर्स बोलते हैं। वो एक जगह है जो ये जो लड़ाई हुई ना 220 वाला गलवान वाला, हम कैलाश के ऊपर चढ़िए थे रेंज के ऊपर, और उसके वजह से उनको विड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो काफी भारी हिल्स वगैरह के ऊपर। तो वो पॉइंट तब तक वो एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन उसके बाद वो शोर गुलाबा शुरू कर देगी ये भी इलाका उनका है। सो सलामी स्लाइसिंग ये होता रहेगा। चौथा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, 1962 को जब लड़ाई हुई, आप सबको पता है 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर, ये ऊपर काराकोरम पास से लेके 832 किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख का है। उसके बाद आपका सेंट्रल सेक्टर आ जाता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये भी करीब 500-600 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आ जाता है सिक्किम, और उसके पूर्व की तरह अरुणाचल प्रदेश। ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1100 कुछ किलोमीटर है, एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं, गूगल करके आप पता कर सकते हैं। बट कहना क्या चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं 1962 की लड़ाई में ईस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न लद्दाख के बीच में, यानी कि सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की तरफ और ईस्टर्न लद्दाख के बीच में
ज्योग्राफिकल फीचर्स में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? वो है सिक्किम और उस तरफ अगर जाते हैं, ये डोकलम शोकलम जो एरिया है ना, वो गिमुचिन बोलते हैं, और ये एक पहाड़ी है, वाटर रिच उसको बोलते हैं, वाटर शेड। और बाउंड्री मार्किंग में अंतरराष्ट्रीय का जो नियम कानून कहता है कि जहां पे कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल, पहचानने वाला कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल होता है जो इतना जल्दी ना मिटता है ना हिलता है, ऐसा जगह को चुनना चाहिए। तो दोनों देश के बीच में एक वाटरशेड है जिसको मैकमोहन लाइन उन दिनों में बोलते थे। तो मैकमोहन लाइन साहब का एक लाइन 1914 में जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट तो हो नहीं पाया, चाइना, तिब्बत और इंडिया और ब्रिटिश का जो अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के जो थे, यही थे, मैकमोहन जी थे, वो एक्चुअली करना चाहते थे, लेकिन चाइना उसमें भी लफड़ा कर दिया। तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव दलाई लामा साहब को जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इनिशियल किए थे। और एक पहाड़ी का एक था पॉइंट, 62 की लड़ाई में तो गए थे, बॉम्बेला, तेजपुर, मतलब गुवाहाटी के आसपास कहीं पहुंच गए थे, लेकिन वो वापस चले गए थे वो मैकमोहन लाइन को पार करके करीब करीब 20 किलोमीटर पीछे। कोई कोई जगह 24, 25, कोई 30 किलोमीटर, लेकिन तकरीबन एवरेज है 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे। ईस्टर्न लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, जो आप ले लद्दाख, मेंगोंगसो, डेमचोक, ये जो नाम ले रहे हैं, इस इलाके में वो वापस नहीं गया था। वो जहां तक आके पहुंचे थे वहीं पे उन्होंने, जहां सीज फायर अपने आप को माना, उधर ही वो जमीन गाड़ दी, पांव उधर ही गाड़ दिया उन्होंने। इसका मीनिंग क्या है? ये जो अक्साई चीन हम कहते हैं, जो नाम है, आधे से ज्यादा लोगों को क्या, कोई किसी को समझ में नहीं आता ना। जमीन ये है तो मैप के ऊपर कोई कोरिलेट नहीं किया, कोरिलेट किया है, पढ़ाई नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। अक्साई चीन उस इलाका को कहते हैं जो कुल्लुल माउंटेन, वो जो 1954 वाला जो मैप है, नक्शा है, वो जो लाइन है, उस लाइन से पीछे दक्षिण की तरफ, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ एक और माउंटेन रेंज है, उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज, जहां पे अभी चाइनीज आके बैठे हुए हैं, कोई कोई उसको पार करके, कोई कोई उसके ऊपर, कोई कोई उसके पीछे, क्योंकि उन पहाड़ियों का कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे ईस्टर्न सेक्टर में पहाड़ियों का है, ये ब्रोकन, उसको मिलिट्री भाषा में बोलते हैं नॉल, सिंगल आइसोलेटेड पहाड़ी, बीच में टेबल टॉप आ जाता है, ठीक है ना, टिबेट एक टेबल टॉप। तो ऐसे जो सिंगल आइसोलेटेड पहाड़ी है, ये डीबीओ में ज्यादातर है। डीबीओ के बाद एक माउंटेन सेक्टर स्टार्ट हो जाता है, हिल सेगमेंट, उसके ऊपर पहाड़ियां हैं, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, वहीं पे आके वो बैठे हुए हैं। ये अक्साई चीन का इलाका है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1962 लड़ाई से ये कब्जा कर रखे हैं। और शायद हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा कि ये अक्साई चीन एरिया को कट अक्रॉस करते हैं, ये एक लूप बनता है ना वो मैप के ऊपर, वो करीब 179 किलोमीटर एक रोड कंस्ट्रक्शन में उसको रफा दफा कर दिया सरकार ने। 1959 में पार्लियामेंट में एक डिबेट, हाला गुला मचाए थे उस समय मेनन जी थे डिफेंस मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। भाई आप छुपा क्यों रखे? उस समय अगर जो पढ़े होंगे हिस्ट्री होता है, जवाहरलाल नेहरू बोलते थे भैया उस इलाके में ब्लेड, घास का भी एक जरूर होता है, क्या महत्व है हमारे लिए, क्या छुपा के रखेंगे? तो ये हमारे पेट्रोलिंग पार्टी बहुत पहले बता दिया था फौज का, लेकिन ये पार्लियामेंट में जब तक हल्ला गोला नहीं मचा है तब तक ये मसला सामने नहीं आया था। सामने आया, पता चला जो अक्साई चीन हम बोलते हैं कि हमारा है हमारा है, उसको कट क्रॉस करके 179 किलोमीटर वो गया है इस तरफ। जिनजियांग प्रोविंस का काशगर एक जगह है, काशगर उसका कैपिटल नहीं है, उरुमची, जिनजियांग का कैपिटल है उरुमची। काशगर या काराकोरम पास से लेके तकरीबन डिस्टेंस होता है 770 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको 550-600 किलोमीटर अगर मिल गया आप जा सकते हैं, पर 700 किलोमीटर मान के चलिए, ये इसको कनेक्ट करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है महत्व? इस इलाका को छोड़ के इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां से वो रास्ता काटा जा सकता है। तो क्या है, चाइना इसके पीछे क्यों पड़ा है? चाइना इसलिए पीछे पड़ा है क्योंकि जब तिब्बत और जिनजियांग प्रोविंस को एनेक्स किया 1949 पीआरसी रेंज होने के बाद, 50-51 के आसपास के टाइम में, तो उस समय वो कनेक्ट करना चाह रहा था लासा से लेके काशगर तक। ये जो उसको वेस्टर्न हाईवे बोलते हैं, उसका डिस्टेंस है करीब 2432 किलोमीटर। ये पूरा नेटवर्क जो है
तब जोड़ते हैं ना बाएं दाएं ऊपर नीचे, जब जोड़ोगे ये करीब 10,000 किलोमीटर का एक हाईवे है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट तिब्बत से लेके, तिब्बत पैंगोंग त्सो के पूर्वी तरह इलाका को तिब्बत बोलते हैं। पैंगोंग त्सो लेक में पूरा फिगर 8 और फिगर अप 2472 हमारे तरफ, ये लाइन के पश्चिम की तरह इलाका चाइना की तरफ, वो बोलते हैं जिनयांग प्रोविंस। तो ये रोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस का वेस्टर्न हाईवे, जो कि मेरे रिपोर्ट रिसर्च के मुताबिक हो चुका है कंप्लीट। अब ये नया रोड बनाने जा रहे हैं क्या 695, ये इस अलाइनमेंट से और आगे आ रहे हैं, जहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है तरफ आ रहे हैं, नहीं तो उसका सर्वे हो चुका है। तो जो डेमचोक से जहां से हटे हैं, एक जगह का नाम है चार्डिंग ला, ला होता है पास, चार्डिंग नाला का नाम है। वो पास को टच करते हुए नेशनल हाईवे बनने जा रहा है G695। तो उस अगर वो पास होके जाएगा तो कोई भी देश है तो जो कोशिश करेगा तो वो बैठ जाएगा। वो एक इरादा है, बस वो ऐसा जगह है वहां से उसका दुश्मन यानी कि हिंदुस्तान, हम उनके दुश्मन, हम कभी भी डेमचोक दो हिस्सों में, एक हिंदुस्तान की तरफ, एक चाइना की तरफ। चाइना की तरफ उन्होंने कुछ कर कुरा के, जब 2008 को ओलंपिक हो रहा था, आके तंबू लगाए, तंबू के बाद छोटा सा टेम्परेरी शेल्टर के बाद सीमेंट ला के छोटा सा परमानेंट बनाया। धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग इसमें भी होता है। अभी ऐसा डेमचो को बना दिया है जैसे ये कोई एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट, पूरा एकदम सिटी सेंटर है। तो यही है कहानी कि ये जो अक्साई चीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे आपकी ऐसा है, एक हेतियन में प्रोविंस का नाम, आप काउंटी बोल रहे हैं ना, 2 काउंटी, एक काउंटी का नाम है हेतियन काउंटी। ये हेतियन काउंटी अभी नहीं है, अभी तो वो फॉर्मली अनाउंस कर रहे हैं, चाहे छेड़ाखानी करने के लिए या हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। ये 2015 को इन्होंने आइडेंटिफाई, उससे पहले आइडेंटिफाई हो गया था, ठीक है नहीं। दो है, दो में से एक है हेतियन प्रोविंस, और हेतियन प्रोविंस में एक पहाड़ी का नाम है हुओ शाओ यून। ये हुओ शाओ यून में पूरा बोलते हैं विश्व में जो लेड और जिंक का हाई ग्रेड, और उसका माइनिंग उन्होंने 2017 को स्टार्ट किया है। और उसको आज के दिन में जितना अंदाज लगा है सर्वे के मुताबिक 7th लार्जेस्ट लेड एंड जिंक माइन इन द वर्ल्ड यहां पे है। तो ये प्लस बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कल परसों अखबार में पढ़े होंगे, इंडस नदी का वो नीचे पाकिस्तान में जाके पानी से सोना के टुकड़े निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये भी ऐसा इलाका है, अलग अलग किस्म की मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत रीच है। सुनने मिला यूरेनियम का रिपोर्ट है, सुनने मिला कि भाई गोल्ड है, कॉपर है, धीरे धीरे माइनिंग हो रहा है। तो इसको वो छोड़ना यही चाहता है। ध्यान आपकी जाना चाहिए, चाउलाई जब आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने कोई बार प्रपोजल भी दिया था जवाहरलाल नेहरू जी को कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, एक स्वैपिंग मेथड, यानी कि अक्साई चीन आप हमें दे दो और अरुणाचल प्रदेश आप ले लो। अरुणाचल प्रदेश 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है और अक्साई चीन है 38,000, ये हमें दे दो। उससे पहले शक्सकम वैली चाइना ने 62 की लड़ाई के बाद 1963 को सीड कर दिया था, पाकिस्तान ने दे दिया था। वो उन्होंने एक क्लॉज दे रखा कि जो भी देश इसका कंट्रोल करेगा आगे आने वाले समय में, उस देश के साथ वो रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार है और नए टर्म्स। तो बैकड्रॉप के साथ ये जो काउंटी बनाया है, ये कोई नया चीज नहीं है, उन्होंने बनाया जरूर हिंदुस्तान की इच्छा के खिलाफ है। और हमारे व्यूअर्स को ये भी देना चाहता हूँ, 1962 की लड़ाई के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन ले रखा है, उसका नाम मेरे ख्याल से पार्लियामेंट रेजोल्यूशन कुछ नंबर है 1962। उसके मुताबिक पार्लियामेंट ऑफ हिंदुस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो अक्साई चीन है, किसी भी हालत में हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उसको चाहे कि कोई भी तरीका हो उसको हम वापस लेंगे। तो इस बैकड्रॉप के साथ आप अगर सवाल ये कर रहे हैं कि ये उन्होंने काउंटी जो अनाउंस किया है, क्या ये रिपोर्टेड था 1 अक्टूबर को, जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारा बताया था, ये थॉ के बैकग्राउंड ये नामाबाजी करता या ऐसा ही आगे भी बढ़ते जाएगा। मेरा सिर्फ एक लाइन ये है कि चाइना हिंदुस्तान के साथ चाइना कॉम्पीट कर रहा है। 2049 तक मिडिल किंगडम को रिजुविनेट करना चाहता है, उसके सामने मेन चुनौती है यूएसए।
और यूएसए एक सुपर पावर है आज के दिन में। तो 2049 तक या उससे पहले चाइना एक रीजनल पावर बनना चाह रहा है। रीजनल पावर में सबको काबू में ले लिया, सिर्फ हिंदुस्तान है जो स्टैंड अप कर रहा है, चुनौती दे रहा है, उसके हर विचारों के खिलाफ बता रहा है। हिंदुस्तान कर रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे भी फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है, हम हर चीज में तो मान नहीं सकते है ना। चंद एक पॉइंट्स है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, जिसमें चाइना के साथ काफी काफी हद तक हमारा व्यूज है, मैच करते रहते हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर वाला इशू है, ये वाला इशू के ऊपर अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है। अक्साई चीन सेंसिटिव पॉइंट रहेगा और उसके ऊपर मेरा सुझाव यही है कि जैसा बांग्लादेश का आपने बाय गिव एंड टेक के प्रोसेस से रिजॉल्व किया है, इसी तरह समय आ गया है। अगर 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी हमारा मेन एम है बाय 2047 या अर्लियर देन दैट, ये अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, जिससे आपका जो शेयर ऑफ परसेंटेज जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, उससे हटा के वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। आज के दिन में अगर आप तुलना करेंगे, मैं जानता हूं 2012-13 और 2023-24 के बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनुअल एक्सपेंडिचर है, ये 4.4% तकरीबन से लेके कम होते होते अभी 12.09 हो चुका है। कोई कोई लोगों को पता नहीं है डिफेंस एक्सपेंडिचर का सही तरीका मेजरमेंट अगर करना चाहते हैं, डिनोमिनेट अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो एनुअल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही सही एक्यूरेसी के साथ अंदाज लगा सकते हैं, जो कि कम होते जा रहा है। कहां से कम? 16%, यानी कि टोटल बजट जितना है 16% बड़ा मात्रा होता है। हमारा सब्सिडी डेट सर्विसिंग होता है, हमारे सब्सिडीज है वो भी देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट भी पेमेंट होता है, कुछ लोन ले रखे चलाने के लिए, और मेन चीज है क्या, एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर, इन चीजों का जो परसेंटेज है वो लो परसेंटेज। कल परसों में कई टीवी में देख रहा था, वो कह रहे थे 4% है एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, जबकि होना चाहिए कम से कम 6%। सो ये जो परसेंटेज है तो कहां से काटना है? डिफेंस एक्सपेंडिचर ये नहीं। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, डिफेंस के ऊपर ये कहा जा रहा है वहां से पैसे काट रहे हैं कुछ भी। सर एक बात बताइए, अगर डिफेंस परचेजेस होती हैं तो क्या उसमें काउंट होती हैं? मुझे लगता है नहीं होती है। दूसरा सर, बॉर्डर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है? उसके लिए भी तो कोई प्रोविजन है क्या? हम उसे डिफेंस में काउंट करें या ना करें? क्योंकि जो ये लोग बात कर रहे होते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नई परचेजेस हो रही हैं और जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर डेवलप हो रहा है, अगर उसे काउंट करेंगे तो वो 16% से ज्यादा ही बैठेगा, कम नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड। और दूसरा एक चीज लास्ट में और कहना चाहूंगा सर, दूसरा ये क्या है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में ये 12% है, लेकिन आज से 10 साल पहले की गवर्नमेंट का अगर बजट दे, जीडीपी और बजट देखेंगे, उस 10 साल पहले सर, 10 साल पहले जो था वो अप्रोक्सीमेट 15 लाख करोड़ रुपए का बजट होता था। आज के दिन 75 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। जो पहले 15 लाख करोड़ रुपीस का बजट था, अगर हम उसको देखते हैं तो 15 लाख करोड़ रुपीस के 16% के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट 90,000 के अप्रोक्सीमेट बैठता है। बिल्कुल। और वहीं अगर हम देखते हैं कि 2.25 लाख करोड़ रुपीस के आसपास बैठता है, वहीं अगर हम ये वाला 75 लाख करोड़ रुपीस का बजट अगर देखते हैं तो उसका अगर 12% है तो वो 15 लाख करोड़ रुपीस के 12% से कहीं ज्यादा होगा। ये डाटा एक लास्ट चीज हो। और दूसरा, अगर उसमें हम अपना जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जोड़ें और डिफेंस परचेजेस को जोड़ें, तो मुझे लगता है ये बजट और ज्यादा बैठता है। लेकिन ठीक है, लोग डाटा खेलते रहते हैं, तो डाटा खेलते रहो, हु केयर्स। अब मैं क्या कह सकता हूं? वो बहुत अच्छा पॉइंट, फर्स्ट क्लास है। कोई एक लेक्चर देने गया था चंडीगढ़, ये कहीं पे कोई एक जनरल साहब खड़े, उनसे आपकी मिलता जुलता सवाल पूछे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे चाइना अपना बजट छुपा रहा है, आप भी बजट छुपा रहे हैं? हो सकता है, क्या पता है।
वो मीडिया वाले मुझे तो पता नहीं भाई, मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा समय को मद्देनजर रखते हुए। एक फेज था वो राजीव गांधी के टाइम में, जो कि 4.27 या 4.3% ऑफ जीडीपी, क्योंकि ये तो मैं कह रहा हूं कि भाई वो सही तरीका नहीं है, सारे लोग नहीं कह रहे, सब जीडीपी के साथ ताल्लुक रखते हुए करते हैं। राजीव गांधी के समय में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा था, क्योंकि उस समय ऑफ पावन श्रीलंका में चल रहा था, उसमें सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमला होने जा रहा था, जिसको हमने ये किए थे। एक मालदीव्स ऑपरेशन हुआ था 1988, अगर ध्यान रखेंगे, प्लस ब्रास्टा का ऑपरेशन जनरल सुंदर ने किए थे, उस समय काफी थ्रेट बढ़ा हुआ था उस समय। मोटा मोटी मैं कहता हूं, चाहे आप कोई भी नाम या कोई भी हेड बताइए, पैसा तो देश का ही है ना, खर्चा तो हो रहा है। सो ये जो मोटे तौर पे, ये भी एक मसला उठा था, किसी ने उठाया था, और एक जनरल साहब पढ़े लिखे थे, कि आप कैसे कह सकते हो कि भाई आपका कम हो गया रशिया का साथ, रशिया के साथ डिपेंडेंसी कम कभी नहीं होगा। आपका असली डिपेंडेंसी 86% था, वो कम होकर 76% हुआ है। ये जो गलवान इंसिडेंट के बाद हमारे पास थे ही नहीं अपाचे हेलीकॉप्टर एंड ऑल दिस इंटरसेक्टर मूवमेंट, जो मोबिलाइज होते हैं ट्रूप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, गन्स रीडिप्लॉय होते हैं, इतना जल्दी कैसे जाओगे? तो ये हेलीकॉप्टर उसको बोलते हैं एडहॉक या इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। चाहे आप कोई भी नाम दीजिए, पैसा तो देश का ही है, टैक्स पेयर आपका मेरा सबका ही टैक्स तो दे रहे हैं, ठीक है? तो पेमेंट ये होता है। मैं नॉन प्लान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर का जो एक्सपेंडिचर होता है, वो मेन होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ एवरी बजट मेकिंग। उसको हटके ये जो चीजें हैं, इसके साथ एक इंटरेस्ट सर्विसिंग होता है। एनीवे, विल डाइग्रेस फ्रॉम द मेन इशू, बट द बेसिक इशू आप जो रेज किए हैं अक्साई चेन का, हिंदुस्तान बिल्कुल सही रेस्पॉन्स दे रहा है नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए। चाइना उसको मानेगा या नहीं मानेगा, इट इज एनीबडीज गेस। मेरे विचार के मुताबिक नहीं मानेगा, क्योंकि आप सबको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये जो लोकेशन है डिबियो या जो जम्मू कश्मीर जिसकी ईस्टर्न लद्दाख, ये एक ऐसा लोकेशन है, वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक वेज वेज एक कटर, जिससे दाव जैसा होता है ना, एक वेज की तरह निकल रहा है। अगर आप इसको छोड़ दिए, जहां पे आप आज नहीं जब बैठे हो वहां से हट के पीछे आ जाते हो, ये किसी भी समय में काराकोरम पास को कैप्चर ये कर सकता है। काराकोरम पास को कैप्चर करते ही उसका जो है शस्कम वैली, काराकोरम पास और शस्कम वैली की पश्चिम की तरफ जाएंगे, कुंजराब पास, ये जो लाइन है चाइना का बॉर्डर, तो इस तुर्किस्तान का बॉर्डर हुआ होता था एट सम पॉइंट इन टाइम, ये पूरा चाइना के हाथ में चला जाएगा। जिस चीज को आप कोलिजन बोलते हो, टू फ्रंट थ्योरी, मेरे विचार के मुताबिक इट विल नॉट रिमेन अ टू फ्रंट, ये एक ही फ्रंट के बराबर हो जाएगा। वो काराकोरम हाईवे ऑलरेडी बना चुका है, उसी के ऊपर सी पैक बनाते जा रहा है, और आप उसको एक शॉर्टकट रास्ता दे देंगे। गिवन टेक्नोलॉजी चाइना, ये कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट मार के छोटा सा रास्ता जो घूम घाम के 1200 किलोमीटर दूर है, गुजरा पास तक जाता है, तो उसको 600-700 किलोमीटर में पूरा कर सकते हैं। चाइना की बहुत लंबी गेम है, और उसके ऊपर हर डॉट के ऊपर, हर मूव के ऊपर नजर बनाए रखनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है चाइना को समझने के लिए कंटेंट से ज्यादा इंटेंट पर ध्यान देना होता है, इन बिटवीन द लाइंस ज्यादा पढ़ना होगा, तभी शायद हम चाइना को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, शायद वो ट्रेनिंग कुछ ज्यादा अच्छी कर लेते हैं, या फिर हम उनके फेस रीडिंग या एक्सप्रेशन वगैरह ढंग से नहीं पढ़ पाते। सर आपने डील किया है, और आप तो बिल्कुल उसको डेलीगेशंस का हिस्सा रहे हैं जिसमें डील किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी के फेस के एक्सप्रेशंस को, इवन बाइडन के, ट्रंप के, किसी के भी हम लोग जो हैं इनके एक्सप्रेशंस को पढ़ पाते हैं। जो मंगोलॉइड रेस होती है, अब आप मुझे रेसिस्ट मत कहिएगा, लेकिन रेस के फेस के एक्सप्रेशंस मुझे जल्दी से समझ में नहीं है, कम से कम मैं रीड नहीं कर पाता जब तक कि बहुत ज्यादा देर तक मैं उन्हें ना देख पाऊं। और फेस के एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज, उनको शायद वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस चीज में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ताकि सामने वाला आप क्या चाहते हैं वो समझ ना पाए। और यही एक बड़ा रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा उनके इन बिटवीन द लाइंस को मतलब जो नहीं बताया है उसे ज्यादा समझने पर फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को तो जो वो मूवमेंट करता है उससे हमें समझ में आया था क्या हो रहा है। चाइना की मूवमेंट्स जो है वो कहीं और होती है, मैन्यूवरिंग कहीं और होती है, और कांड कहीं और कर रहा होता है। तो इस चीज के लिए मुझे जब से मैं चाइना के बारे में थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, तब से मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि भाई इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें मतलब डीप एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर क्या मैं ठीक हूं? कंक्लूडिंग रिमार्क।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जून 2020 और आज की तारीख 2025 जनवरी, इसके बीच में हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इमरजेंट प्रोक्योरमेंट या एडहॉक प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स, वेपन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बहुत सारे हिस्से पुर्जे बहुत प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जो काबिलियत टनल्स बने हैं, कोई कोई जगह पुलिया बन गया, चेनाब के ऊपर ब्रिज बन गया आपका। अभी हाल ही कल परसों मेरे ख्याल से वो ट्रायल होना था वंदे भारत का जो ट्रेन है। तो इस किस्म की जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, इससे एक पैनिक क्रिएट किया है। एक मिलिट्री थिंकर जो होता है कोई भी देश का, वो सोचेगा कि हिंदुस्तान का प्लान क्या है। दो चीजें मैं कंक्लूडिंग ये मैं बताऊंगा। एक है डीएसडीबीओ रोड, जो 2001 को स्टार्ट हुआ, 2019 में खत्म हुआ, दिसंबर में कमीशन, करीब 19 साल लगे। ये डिस्टेंस को हम तकरीबन 12 से 14 दिन में कवर क्या करते थे। कोई पैदल, मतलब डर्ट ट्रैक हुआ करता था, कोई कोई जगह गाड़ी चलती थी, कोई कोई जगह हम पैदल चलते थे। ये अभी रोड बनने के बाद सुबह अगर हम लाइट व्हीकल में बैठते हैं तो शाम तक आराम से, यानी कि कोई कोई साहब तो बोलते हैं 6 घंटे में पहुंच जाता है हम डीबीओ, जो कि 12 से 14 दिन लगता था। अभी ये डेवलपमेंट और वो पैरेलल जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे आप जीवन नाला, राखी नाला की बोलिए, गलवा नाला बोलते हैं, या कोई भी नाला के साथ, ये पैरेलल मूव कर रहा है। तो इससे ये डर पैदा होता है, इससे हिंदुस्तान का काबिलियत बढ़ जाती है। कहां पे? उसका जो वेस्टर्न हाईवे 219 वो कहीं पे हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं आसानी से। दो, जो फोर्स पहले हुआ करता था 60s और 70s में, 60s 70s में जहां पे दो कंपनी हुआ करते थे, डीबीओ और डिमचोक में एक एक कंपनी, आज के दिन में मैं सिक्योरिटी रीजन से मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई मात्रा में बढ़ गया है। तो चाइना के जब पेट्रोल एक आता था, वो देखता था इक्का दुक्का बंदर, कभी कोई मिलते नहीं थे, अंदर खुलेआम आके घुस के चले जाते थे, बोलते थे ये इलाका हमारा है। आज वहां पे लेयर्स आफ्टर लेयर्स, एक कंपनी इधर बाएं से जाते हैं, एक कंपनी दाहिने से जाते हैं, एक कंपनी और दाहिने जाते हैं, एक और कंपनी। जो ट्रूप्स की डेंसिटी हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ गई है, जिसके वजह से आमने सामने उसको बोलते हैं फेस ऑफ हो रहा है। और फेस ऑफ की वजह से चाइना ये सोच रहा है कहीं इसका प्लान ये तो नहीं है कि उइगुर मुस्लिम का जो चाल चला है जिंजियांग में, वो सबसे बड़ा चुनौती है चाइना की लंबाई दी। एक तिब्बतन वालों को तो चुप कर दिया है, ठीक है कि नहीं, किसी, लेकिन उइगुर मुस्लिम का चैलेंज आज के दिन में बरकरार है। वो सोच रहे हैं कि कहीं ये काराकोरम तक तो हाईवे बना दिया, उसके आगे कहीं तो नहीं जा रहे काशगर तक। उसी के साथ एक और रोड बना है खारदुंगला, जो गए होंगे, खारदुंगला के आगे सियाचिन ग्लेशियर, एक जगह का नाम है उधर करतारपुर, वहां से एक रोड बना है चालुंगा की तरफ। ये रोड की जो डायरेक्शन होते हैं, एक मिलिट्री स्टूडेंट होने के नाते ये डायरेक्शन से थ्रेट एनालिसिस किया जाता है। वो रोड ऐसा दिखाता है जैसे कि आप गिलगित बाल्टिस्तान, सड़क देश के सीने में तीर की तरह आती है, दुश्मन की सड़क। हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान जो है उस तरह पॉइंट कर रहा है जैसे आप वहां जाके पहुंच जाओगे, जिसका 1987 में बड़ा प्लान था, बहुत कुछ था, वो अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यही पे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश नहीं है कोई मसले के ऊपर सो रहा है। क्या पता है इतने सब कुछ बोलने के बाद हो सकता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सोच रहे होंगे कि नहीं, 1962 में रेजोल्यूशन लिए है, करेंगे, अक्सर चीन लेके ही दिखाएंगे। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे विचार के मुताबिक इससे ना बहुत, ये समय नहीं है लड़ाई झगड़ा करने का, ये समय है इकोनॉमिक के ऊपर शिफ्ट करने का। ये जहां पे हम हैं वहीं पे रिजॉल्व करके मामला को क्लोज करिए और आगे की तरह देश को आप ले चलिए। $30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। हो सकता है कि आने वाले समय में हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको रीओरिएंटेट करके रीडिफाइन करेंगे, तो काबिलियत भी बढ़ जाएगी, तब दांत दिखाना शुरू, दांत नहीं, हम करके दिखाएंगे उसको, अभी नहीं। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग मैनर में, मतलब बहुत दबी हुई आवाज में ये जरूर कहना चाहूंगा, जब तक बॉर्डर पर आप हैं तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बॉर्डर पर आप नहीं होंगे तो कमाएंगे हम, खाएंगे, पहले तो ब्रिटिश खा गए, फिर वो चाइनीज खाएंगे। और इसलिए अगर हम अपना एक हिस्सा अपनी सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, मुझे लगता है होते रहना चाहिए। और एक सीधी सी बात है, एक बच्चे को कुश्ती में, दंगल में जरूर उतारना चाहिए, और कुछ नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज होती रहती है।
यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आई है, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। लड़ना बंद कर दिया तो उनमें वो सर्वाइवल के लिए जो जेस्ट थी वो खत्म हो गई, जील जो थी वो खत्म हो गई, एजाइल जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है, वहां बॉर्डर के ऊपर खून बहता है, हमारे को आहुतियां देनी पड़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि अगर हम अपने बच्चों का पेट काट कर एक टैक्स भरते हैं और वो सिक्योरिटी के लिए जाता है और सिक्योरिटी के लिए जिंदगी को कुर्बान किया जाता है, तो उससे एक देश को, मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और दो सिविलाइजेशंस का एक कंपटीशन आगे ही लेके जाता है। लड़ना बंद कर दिया यूरोपियंस ने, वो सर्वाइवल उनका एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है। वो 100 ईयर्स पूरे नहीं कर रहे और उनको अपने देश खाली करके भागने पड़ रहे हैं। चाहे कनाडा वाले कनाडा के अंदर खालिस्तानी कह रहे हैं कि कनाडा बनेगा खालिस्तान, तुम भाग जाओ। चाहे वो यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर कह रहे हैं, मुस्लिम्स कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ। चाहे यूरोप, जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर मुस्लिम्स कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी थोड़ा सा लगे रहनी चाहिए। और ज्यादा मतलब मैं, सॉरी एक लाइन, लास्ट लाइन, कि ज्यादा हम आइडियलिस्टिक कई बार बात करने लग जाते हैं ना, तो सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। वो मेरी स्ट्रेंथ मेरे लिए नहीं, सामने वाले के लिए, मेरी स्ट्रेंथ मेरी सिक्योरिटी के लिए और सामने वाले की को काउंटर करने के लिए। जी सर। बिल्कुल, आपके साथ मैं बिल्कुल सही हूँ, सही मानता हूँ। और मैं जो अपना नैरेटिव सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो है लड़ाई को कभी फर्स्ट ऑप्शन की तरह नहीं देखिए, हाँ उसको हाँ, आप लास्ट ऑप्शन की तरह देखिए, क्योंकि इतना उसमें इतना होता है, देश जितना तरक्की की है पिछले 10 साल में, यह आपको कई 25 साल पीछे ले जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, एक लॉन्ग टर्म प्लान करके रखिए। जब भी अभी का सरकार कर रहा है, पहली बार शायद इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी ने प्लान किया 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे, ठीक है नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंट बना है, उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म करना चाहिए। उसमें ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके ऊपर 0.65% ऑफ जीडीपी आज के दिन में खर्चा हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत को अगर आगे की तरफ ले चलना है, या आर&डी के ऊपर इन्वेस्ट करना निहाती आवश्यक है। तब हम अपने आप ये जो हथियार वगैरह बाहर से खरीद रहे हैं, हो सकता है अगला 25-30 साल, मुझे पूरा विश्वास है ये होगा, होगा। हिंदुस्तान एक बनेगा, हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे ब्रह्मोस अभी एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तेजस का ऑर्डर आ रहा है एक्सपोर्टिंग के लिए, इसी तरह बाकी चीजें भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने जो बताया बिल्कुल मैं उसी चीज से एग्री करता हूँ। और इसीलिए मेरे को डॉक्टर एस जयशंकर की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है कि अगर डिप्लोमेसी ने सही से काम किया तो हमें बॉर्डर पर खून नहीं बहाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिप्लोमेसी तभी कामयाब होती है जब बॉर्डर पर कोई खड़ा हुआ है खून बहाने के लिए। वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।